और अब वक्त यूके प्राइम का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत हरिद्वार से की है। इस बीच हरिद्वार के बल्ला कॉलेज ग्राउंड में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शांति कुंज पहुंचे, जहां वो हर की पौड़ी पे होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। तो जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है और जब वो यहां पहुंचे हरिद्वार तो कार्यकर्ताओं में एक जोश था, जुनून था और उनका स्वागत किया गया। फूलों की उन पे बारिश की गई, ढोल नगाड़े बजे, पार्टी के झंडे वहां पे लहरते हुए नजर आए और जेपी नड्डा ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। उधर जेपी नड्डा का विरोध भी हुआ और विरोध युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन दूधाधारी चौक पर किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नड्डा गो बैक के नारे भी लगाए। साथ ही किसानों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे और काले झंडे दिखा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जेपी नड्डा का विरोध किया, काले झंडे उनको दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भले ही उनका निजी मामला है, लेकिन उन्होंने मांग उठाई कि जेपी नड्डा मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उठे सवालों की पड़ताल करें। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन आरोपों को लेकर बीजेपी में चल रहे एक टकराव का जिक्र किया और जेपी नड्डा से जवाब मांगा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार आज भ्रष्टाचार के घेरे में है। और ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, ये तो न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय ने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और जांच करने का काम करे। एक प्रकरण हो तो मैं बताऊं, विधायक जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है कार्य स्थगन का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, जवाब मुख्यमंत्री के पास है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। भाजपा को आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। और बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता लाखीराम जोशी अपने स्पष्टीकरण लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे। दरअसल लाखीराम जोशी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आला कमान को खत लिखा था। इस खत में उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीएम रावत पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पार्टी ने लाखीराम जोशी को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। इन सब के बावजूद लाखीराम जोशी के तेवर पहले जैसे ही दिखे। उन्होंने साफ किया कि कोर्ट अगर किसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है तो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते उनका दायित्व है कि वो आला कमान को इस बात की जानकारी दें। कोई अनुशासनहीनता नहीं है और इस मामले का संज्ञान जो है केंद्र ले, ये हमने अनुरोध किया है। और वो जो है वो अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता है और वो हमारे निज विचार है और हम अपने विचारों को कहीं भी भेजने से कोई रोक नहीं सकता है और ये पार्टी अनुशासन के विपरीत नहीं है। हमने तो एक पार्टी की छवि को लेकर के, प्रदेश की जो छवि है उसको लेकर के वो अपना जो है पत्र लिखा था और उसी बात को लेकर के हमने आज भी माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि चूँकि ये कोई अनुशासनहीनता का मामला नहीं है और वास्तव में ये है कि अगर जांच रुकवाने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो
स्पष्टीकरण तो उनका आना चाहिए। हम तो मात्र जो है हाई कोर्ट के विषय को संज्ञान ले रहे हैं। जो हाई कोर्ट ने आदेश किया, हाई कोर्ट का आदेश जो है कोई सामान्य आदेश नहीं है। जब से हाई कोर्ट जो है यहाँ उत्तराखंड राज्य बना है, संभवतः पहला मामला है ये जब हाई कोर्ट ने किसी मामले में संज्ञान लिया है। और अगर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो कितना गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हम लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी आंतरिक इच्छा है, हमारी भावना है। जेपी नड्डा ने हरिद्वार से अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत की। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तक सभी हरिद्वार पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री के साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री निशंक ने भी कुंभ के लिए किए जा रहे काम का निरीक्षण किया। निशंक को 2010 के कुंभ मेले का अनुभव है। उन्होंने हर की पौड़ी पे चल रहे घाट निर्माण, दीवार निर्माण और नए मंदिर के निर्माण की जानकारी अधिकारियों से ली। इसके अलावा व्यवस्थाओं को परखा और देखा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे काम में गति लाई जा सकती है। साफ कहा कि लापरवाही कहीं भी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। तो कुंभ की तैयारियों में शासन प्रशासन जुटा है। रमेश पोखरियाल निशंक भी यहां पहुंचे और निरीक्षण किया, जो काम किया जा रहा है समीक्षा की, देखा परखा कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, कोई अनियमितता तो नहीं, किस तरह की गुणवत्ता का इस्तेमाल सामग्री में किया जा रहा है, और साफ कहा कि कहीं भी कोई लापरवाही ना हो। योजना है भविष्य की सीधा प्रसारण पूरी दुनिया के लिए हो। दुनिया के किसी भी देश में बैठे रहने वाला व्यक्ति जब गंगा की आरती होती तो ठहर जाए कि वो गंगा के दर्शन करे और आरती सुने। तो कोशिश करेंगे कि उस स्वरूप उसको मिले। बाकी निर्माण काम भी हो रहे हैं। NH को तेज़ी से कहा है ये काम करे। टूट भी हुई है, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। मुझे आशा है कि इस बीच युद्ध स्तर पर काम, पुलों के काम हो रहे हैं और सड़कों का काम हो रहा है। उधर अब मेडिकल कॉलेज का भी काम हम लोग शुरू कर देंगे। तो हरिद्वार में जो रिंग रोड है उसकी भी पूरा लगभग पूरी परियोजना बन गई है। मैं आशा कर रहा हूँ कि हरिद्वार बिल्कुल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पवन कुमार चौहान ने दावा किया कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है और हर वर्ग को केंद्र में रख के काम किया है। इस बीच यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। इस बीच उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया, साथ ही किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों में है, और जहाँ भी रहती है वहाँ जनहित के कार्यों के अलावा जो अच्छे काम होंगे उनको हमेशा कार्य करने की भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, उनके अनुसार काम करते हैं हम लोग। और माननीय सांसद अजय भट्ट जी उस दिन मेरे यहाँ ऑफिस में आए थे। मेरे कार्यालय में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बाईपास भी बनेगा, लालकुआं का भूस्वामित्व भी मिलेगा, और सीमा विस्तार को लेकर के हमारी सरकार सीमा विस्तार और फ्लाईओवर को लेकर के बहुत गंभीर है। उस विषय में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बातें हो चुकी हैं। माननीय सांसद महोदय से विधायक जी ने भी बहुत प्रयास विधायक जी ने किया है, और विधायक जी का ही सराहनीय प्रयास है कि बाईपास बने, लालकुआं टूटे नहीं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो जो चांदी का मुकुट फर्जी पहनते हैं वही कहते थे हमने रुकवा दिया, बाद में वही मांग करने लगे लालकुआं टूट रहा है। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है कि लालकुआं का टूटने से बचा लिया है। उसमें बहुत गंभीर है, और जो एक सर्किल रेट को लेकर के जो चल रहा है उसको लेकर माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री से बात की है। कैबिनेट में वो फैसला लिया गया था, तो वो अब दोबारा कैबिनेट होगी तो उसमें शायद उसको ठीक कर दिया जाएगा। जीत हासिल करेंगे
और 57 सीटें, इस बार 60 सीटों का लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी गरीबों की सेवा की है। आज एक बहुत बड़ा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक अम्मा बेचारी उत्तर प्रदेश की, वो कह रही मैं अपनी पूरी ज़मीन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने गरीबों की सेवा की है। मेरे परिवार ने मेरे को नहीं देखा, उन्होंने देखा है। तो यही हम लोगों की उपलब्धि है। चमोली जिले के प्रभारी सचिव हरबंश सिंह चुग ने जिले का दौरा किया और उनका ये दौरा 2 दिन का है। वहीं इस दौरान उन्होंने जिले में बने ग्रोथ सेंटर, दुग्ध इकाई और कई दूसरी चीजों का भी निरीक्षण किया। साथ ही स्वरोजगार व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने पीपलकोटी इलाके में चल रही हिमालय स्वायत्त सहकारिता के जरिए रिंगाल, वुडेन और दूसरी जो कार्य योजनाएं चल रही हैं उनको भी परखा। और उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 491 नए मामले आए, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। इस बीच अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 76,275 तक पहुंच गया है और बीते 24 घंटे में 12,246 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,263 पहुंच चुकी है। 433 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया पिछले 24 घंटों में, यानी एक दिन में। और अलग अलग आंकड़े जो हैं वो अलग अलग जिलों से सामने आए। कुल मिला के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी है कोरोना उत्तराखंड में, क्योंकि कई तरह की ढील दी गई। पर्यटक देश प्रदेश से यहां पहुंच रहे हैं। और देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकार का बड़ा काम करने की तैयारी में है सरकार। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत 30 स्मार्ट बस सिटी बसों को चलाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ और देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अगले हफ्ते से बसों का ट्रायल किया जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी और अगर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा तो दिसंबर खत्म होने तक करीब 11 और बसें लाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ला रहे हैं और इसमें हमें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। और पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके। वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी हैं। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड में कृषि विभाग की तरफ से मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और इसी मौके पर आज डोईवाला में भी किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों को जमीन की सतह से जुड़ी कई तरह की जानकारियां दी गई। किसानों को बताया गया कि किस तरह से वो भूमि का परीक्षण कराकर पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की जानकारी ले सकते हैं। इससे किसान फसलों में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो कैसे वो फसल को बेहतर बना सकते हैं, समय समय पर कृषि विभाग द्वारा कृषक प्रशिक्षण किए जाते हैं और ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि हमें अपनी कृषि को कैसे उसका सतत विकास करना है और उसके साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य को कैसे हमें मेंटेन करना है। तो उसके हम सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को यहाँ पर डोईवाला विकासखंड में कृषकों का जो प्रशिक्षण आयोजन किया गया, इसमें हमने वैज्ञानिक भी आमंत्रित किए गए हैं और अलग अलग न्याय पंचायत से कृषकों को यहाँ बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे हम अपनी मृदा का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। और लालकुआ का एक परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल यहां रहने वाली 6 साल की एक बच्ची ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित के मुताबिक उसके पिता 9 नवंबर की सुबह बिना बताए कहीं चले गए, जिसके बाद अब तक उनका कुछ पता नहीं।
परिवार ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दी, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मदद के लिए पीड़ित लड़की वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची। मेरे पापा का नाम था मिस्टर मोहनचंद दुपड़ेती और हम रहते थे लालकुआं वार्ड नंबर 3 पे। और 1 महीने से कुछ ज़्यादा हो गया है, मेरे पापा अभी तक नहीं आए और हमने पुलिस से भी बोल दिया पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमारी। कहाँ गए हो आप? हम बहुत सारी जगह चले गए हैं, अभी भी कोई नहीं आया हेल्प करने। कितना समय हो गया आपके पापा को गायब हुए? मेरे पापा को बहुत समय हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा। क्या मांग करते हैं पुलिस से? क्या हमें पुलिस से कहना चाहिए कि करके हमारे पापा को ढूंढो जल्द से जल्द, और पर वो ढूंढ नहीं रहे हैं। और देहरादून से रुड़की पहुंची ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले एफटीए विजिलेंस की टीम के अधिकारी आदर्श नगर के गोल्डन सोसाइटी के अलावा कई आवासीय फ्लैट में पहुंचे, जहां नकली दवाओं का बड़ा जखीरा विभाग की टीम ने बरामद किया। अधिकारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की नकली दवाएं और कई उपकरण बरामद किए। पूरे देश में नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था, तो हमने इसकी काफ़ी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, यूपी, लगभग देश के सभी हिस्सों में दवाएं वितरित कर रहा था, नकली दवाएं बना। ये कंपनी एच फिन करके है, एच फिन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। लेकिन ये कंपनी कहीं न तो विभागीय दस्तावेजों में है, न ये कहीं ज़मीन पे है। ये नकली दवाई कहीं बना रहा है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी रेड चालू है। और पौड़ी गढ़वाल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देश के बाद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम को अब तलाशी के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सिंधबली बैरियर पे एक कार से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद किया है और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान सिद्धबली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और किनके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करें कि उसका खुलासा हो, और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और जो नशे के खिलाफ, नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में, उनको किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। तो नशे के खिलाफ यह अभियान पुलिस का पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और कई तस्कर जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आगे भी यह अभियान, पुलिस ने कहा कि आला अधिकारी जो है उनका कहना है कि आगे भी ये जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंसान कितना बेरहम हो चुका है, इसका अंदाजा रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के गांव सालियर की घटना से लगाया जा सकता है। यहां एक दिव्यांग लड़के के साथ करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। आरोपियों ने लड़के को लाठी डंडों से सरेआम पीटा। ये मारपीट का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें बेखौफ है लोग। और देखिए इस दिव्यांग को किस तरह पीटा जा रहा है। क्या हो गया था भाई? चल रहा है एम्स में, और वहाँ से अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से फिर तहरीर दूंगा। उसमें संगीन धाराओं में एसओ साहब बोल रहे हैं हम मुकदमा दर्ज करेंगे। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरे लड़के को इन्होंने बिल्कुल जान से मारने की नीयत से बेदर्द होकर एक अपाहिज को मारा है। इनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको जेल भेजा और इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जो मारने आए वो कह रहे हैं जी ये हम नहीं हो, ये तो जो है जो वो लड़का था उसने ही फ़ोन करके बुलाए, जबकि मारने वाले सब करुंदी के हैं। एक जितेंद्र है मेन और एक ऋतिक है मेन, जिन्होंने बाइक लगाकर लड़के पर हमला किया और उन्होंने ही फ़ोन करके करुंदी से बुलाए। हमारा तो यहाँ कोई आदमी नहीं था, ना हमारी इनसे कोई दुश्मनी थी। इन्होंने जो है जान से मारने की नीयत से मेरे लड़के पर हमला किया। ये कल हमारे दिनांक 23/11/2000 को वादी सुधीर कुमार पुत्र मरखान सिंह निवासी कुलड़ी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार ने एक
एप्लीकेशन तहरीर दी थी कि उसके पुत्र के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने और कुछ नामजद उन्होंने मारपीट की है। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। रुड़की की गंग नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मामला मंगलोर कोतवाली के नसीरपुर अफजलपुर गांव का है, जहां महिला के साथ पड़ोसी युवकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद महिला ने नसीरपुर के पास गंग नहर में छलांग लगा दी। डूबने से महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं घर जा रही थी वहां से अपनी भाणजी का, तो क्या नाम उन लड़के ना पता नहीं उसकी तरफ को थूक क्या नहीं थूक क्या, या उन्होंने गाड़ी दी तो मनसा लाया सब कह रहा मुझे गाड़ी दे रही हुआ, तो मैं गाड़ी दे देती तो भाई तू गाड़ी दे देता, ठीक है। और उसकी यहाँ शिव मंदिर पर लाकर उसकी मार पिटाई करी, और उसका भाई भी खड़ा था वहीं से ही, मतलब छितवाण वाले और छेतन वाला भी था। उसके बाप ने आकर कहा क्या नाम इसे गुप्ती मार बढ़िया कोई पियाते, इसे इतना मरती ना इतना ऐसा बढ़िया वो करते। अब उन्हें बताओ उसके कपड़े कुपड़े फाड़ रखे थे, वह बेपर्दा कर दी तो अच्छी बात है। हिमालयी इलाकों का ऊंट कहे जाने वाले याक अब उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि पशुपालन विभाग की याक संरक्षण योजना के चलते ये मुमकिन हो सका। वहीं अब द्रोणागिरी के बुग्यालों में रह रहे याक शीतकाल में निचले इलाकों में आने लगे हैं। तो याक जो है वो फिर एक बार दिखाई देने लगे। हमारे जो याक थे वो उनकी कुछ संख्या कुछ इस वजह से घटी, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, या कह लें कि वो बुग्याल अपने सीजन में जाते थे तो वो थोड़ा सा एक हिमनद में ग्लेशियर में आने की वजह से कुछ गिरे थे वहाँ पे, तो उनकी वजह से कुछ कमी जरूर आई थी। लेकिन उसके पश्चात इसमें कुछ हमने वहाँ पर दैनिक श्रमिक रखे और उनके लाता में देखभाल उनकी प्रॉपर शुरू करी, तो उसके बाद से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।